हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रिपलिंग फिजिक्स पर। मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। आज हम आपके लिए एक नया सा टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे। आप अपने नोट्स खुद बनाते रहिए। बहुत सारे लोग अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं, फिर वो क्वेश्चंस पूछते हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप प्लीज़ अपने नोट्स खुद बनाइए और नोट्स को एक बार देखते चलिए। रिवाइज नहीं करेंगे तो चीज़ें छूट जाएंगी, है ना। तो आपको सारी की सारी चीज़ें क्या करनी है, एक बार ढंग से रिवाइज करते हुए चलनी है ना। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता कि आज हम पढ़े और कल भूल जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। बट फिर भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप थोड़ा सचेत हो जाए। चलो, बाकी जो लोग नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। ट्रिपलिंग फिजिक्स के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर आप सारे के सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ लोग मुझसे टेलीग्राम पे क्वेश्चंस वगैरह भी, अगर आप डाउट्स वगैरह पूछना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे क्वेश्चंस को पुटअप कीजिए, वहां सारे के सारे डाउट सॉल्व होते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बेसिकली हम जो डेली लाइफ में पढ़ते हैं उसी चीज से रिलेटेड है ना। अभी समझ में आ रहा है टिकटॉकर्स? तो आप लोग आजकल टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो है ना। कैरी मिनाटी का वीडियो भी डिलीट कर दिया गया है, तो चलो देखते हैं। तो टिकटॉक पे ध्यान कम दीजिए, है ना, यहाँ पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। नाचना गाना बंद कीजिए और खाना खाना बंद कीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे? तो हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक सिंपल सा तरीका है जिसको हमने बोला था राइट हैंड पाम रूल, है ना, दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो राइट हैंड पाम रूल का मतलब भी हमने बताया था। हमने बोला था कि करंट धारा की दिशा में मुझे अंगूठा रखना है और फिंगर जहां मुड़ेंगी वहां क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के कई सारे हमने तरीके भी जाने थे। अगर आपको याद हो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का हमने तरीका देखा था बायो-सवर्ट लॉ, जिसके अंदर हमने एक बहुत बड़ा सा फॉर्मूला लिखा था, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो बहुत बढ़िया फॉर्मूला था और उससे हम हर जगह पर निकाल सकते थे। बाकी हमने पिछले टर्न पे एक चीज और जानी थी जिसका नाम था एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जैसे हमें पता है उससे भी हम निकाल सकते थे। पर मैंने आपसे कहा था कि ज्यादा इजी हमारे लिए कौन सा पड़ता है, वो तो आप जो चाहे वो लगा दें, उससे कोई आपत्ति नहीं है मुझे, है ना। आपकी मर्जी है, आप जिस तरफ चले जाएं। सबकी श्रद्धा है, सबकी आरती है, सबके, है ना, पूजा है। चलो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का नाम नोट डाउन कर लें। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। एक सेकेंड दीजिएगा। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यानी बेटा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ फोर्स इन, मतलब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में, राइटिंग थोड़ी खराब देखने को मिल सकती है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में गतिमान आवेश पर बल, चलो फिर से हम पहले लेक्चर पे जाएंगे जहां से हमने स्टार्टिंग की थी। अगर आपको याद हो मेरा पहला लेक्चर, या मैंने आपको जब बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में एक छोटा सा अंतर है ना, अंतर है। अंतर क्या है ये भी बोला था मैंने आपको कहा था कि मान लीजिए कोई वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई। क्या करंट फ्लो कर रहा है? आई। और मुझसे बोला गया कि मैंने यहाँ पर क्यू चार्ज रख दिया, और क्यू चार्ज क्या है? रेस्ट पोजीशन में है। रेस्ट मतलब क्या होता है? विराम स्थिति में है। और अगर विराम स्थिति में है तो मैंने यहाँ पे कहा था कि फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? तो आप बोलेंगे भाई सर अंदर की तरफ होगी, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अंदर की तरफ होगी। लेकिन अगर इस क्यू चार्ज पर अगर आप सोचकर बैठे हैं, अगर रट्टा मार के बैठे हैं कि भैया क्यू चार्ज, क्यू आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की वजह से कहीं पर जाएगा, तो ये आप बिल्कुल गलत सोचकर बैठे हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर चार्ज रेस्ट में होता तब भी उस पर फोर्स होता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में, चुंबकीय क्षेत्र वाले अध्याय में फोर्स, बल
किसी आवेश पर तभी लगता है जब वह किस में हो, गतिमान अवस्था में हो, यानी रेस्ट पोजीशन में नहीं होना चाहिए। तब मैं बात करूं अभी मैग्नेटिक, नो मैग्नेटिक फोर्स विल बी देयर, हिंदी इंग्लिश समझते हो, विल बी देयर ऑन चार्ज, तो किसी भी चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं होगा और वो किसी भी तरह डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल कहला गलत है कि भाई रेस्ट में होगा तो ऐसा होगा, इसलिए चैप्टर का नाम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, यानी जब चार्ज आवेश जब मोशन में होंगे, गति में होंगे, उस वक्त चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता से क्या फर्क पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो, बस इतनी सी बात है मेरी। चलो हमने कहा एक बात तो ही कंप्लीट। अब इस चैप्टर के अंतर्गत अगर जाने तो मान लीजिए कोई करंट फिर से फ्लो कर रहा है और मुझसे बोला गया कि बताइए अब की बार मैंने चार्जेस को, चार्जेस नहीं, चार्ज जो इस तरफ वेलोसिटी में है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर की तरफ होगी डायरेक्शन से, अब क्या होगा। तो भैया अब क्या है, ये मोशन में है, क्यों किस में है, गति में है, और अब इस पर क्या होगा, चुंबकीय बल लगेगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स विल बी देयर। समझ रहे हो मेरी बात, या लॉकडाउन की स्थिति में बैठे हुए हो घर पे, मैग्नेटिक बैठे मत रहना भाई। ये जो टाइम हमें मिला है ना, ये टाइम हमें मिला है अपने ऊपर काम करने का, है ना, हर एक चीज को आत्मनिर्भर बनने का। जैसे मोदी जी ने कहा है ना, आत्मनिर्भर बनिए, तो भाई आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है, अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। जो लोग जिम करते हैं, जो लोग अपनी बॉडी की फिटनेस का ध्यान रखते हैं, उनको और ज्यादा समय मिल गया। अगर आपको सीखने की ललक रखते हैं तो आपको सीखने का समय मिल गया, क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगा तो अंदर से टैलेंट निकल कर आना चाहिए। एक ही जिंदगी है, कैसे भी रोकर गुजार लो या हंसकर गुजार लो, है ना, ऑडी में गुजार लो या ऑल्टो में गुजार लो या साइकिल पे गुजार लो, कैसी भी जिंदगी गुजार लो, ये आपके हाथ में है। तो डिसाइड आपको करना है कि आप किस प्रकार से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। दूसरी बात, आपकी जिंदगी पर बहुत सारी जिंदगियां निर्भर करती हैं, आपकी माँ की जिंदगी, आपके पापा की जिंदगी, आपके फादर की जिंदगी, क्योंकि आगे चलकर वो आप पर डिपेंड होने वाले हैं। तो क्या आप वो दे दिखाना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को जिसमें वो स्ट्रगल करें? ऐसी जिंदगी कोई नहीं देना चाहता। तो अगर आप उनको ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहते हो तो पढ़ाई करो, एक एक सेकंड में कसम खा लो अपनी कि भैया जिएंगे तो सिर्फ अपने सिलेक्शन के लिए और किसी के लिए। इतना बेहतरीन काम कर जाओ कि रिकॉर्ड तोड़ दो, रैंक 1 आपकी होनी चाहिए और किसी की नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई करो बहुत ज्यादा। तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी देयर, तो चुंबकीय बल लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स विल बी देयर ऑन अ मूविंग चार्ज, तो किसी भी गतिमान आवेश पर क्या होगा, बल लगेगा, और इस केस में बल लगेगा। फोर्स कहां लगेगा इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन बल लगेगा। हो सकता है कि बल की वजह से क्यों कहां मोशन में आ जाए, इस तरफ को चला जाए, हो सकता है, मेरे को पता नहीं है, मैंने अभी अंदाजा मारा है कि भैया हो सकता है इस तरफ को चला जाए। तो फोर्स कब आएगा, इस वाला केस में आएगा, और यही हम इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि फोर्स वगैरह कैसे आते हैं। तो हमारा यही टॉपिक है, फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अंदर अगर किसी आवेश को रखा और आवेश अगर गतिशील हुआ तो उस पर बल किस तरफ को लगेगा, वो भगेगा किस तरफ, तो वही हमें देखना है। मिटा दूं, चलो यही हमारा आज का टॉपिक है, और पूरा आज का लेक्चर इसी चीज पर निकल जाना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ पाएंगे इसके अलावा। चलो बहुत बड़ा टॉपिक है। चलिए अब हमने बोला कि चलो बताओ कि फोर्स लगेगा कितना। हमने कहा ठीक है, एक मूविंग चार्ज है, आई करंट फ्लो कर रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और मैंने बोला क्यू चार्ज दे दिया, क्यू चार्ज पर फोर्स लग गया। मान लो इसकी वेलोसिटी ये थी, फोर्स लग गया, मान लीजिए ये लग गया, डायरेक्शन अभी निकालूंगा, फोर्स ये लग गया। बताइए इस पे फोर्स यानी एफ एम जो लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल कितना होगा। अगर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस तो हमेशा होता है भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स तो तब भी होता है जब रेस्ट में होता है, लेकिन मूविंग में क्या और आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। और अगर मैग्नेटिक फोर्स निकालना होगा तो एफ एम का फॉर्मूला होगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी भाई, वी क्रॉस बी।
अब आ गई 11वीं क्लास की बात। भैया 11वीं क्लास तो पीछे छोड़ेगी नहीं, आप पूरे वेक्टर्स पढ़ा होगा। वेक्टर्स यानी सदिश, है ना, सदिश मतलब वेक्टर्स, है ना। वेक्टर्स क्या कहते हैं? पहली बात तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड्स वगैरह निकालना, दो का रिजल्टेंट निकालना, ये ऐसी बातें हैं जो बचपन में सबको आती थी, सबको आती थी। यहाँ तक कि आप बाहर सब्जी वाले को भी पूछ लोगे कि भैया बता दीजिए, सब्जी वाले को भी बोल देंगे भैया कैसे निकालते हैं, तो वो भी बता देगा कि भाई दो वेक्टर्स के बीच में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, और बोलेंगे कैसी आप तैयारी कर रहे हो, आपसे ज़्यादा तैयारी तो मेरी है। तो भैया हर सब्जी वाले को, हर एक को पता है इस मार्केट में, दूध की थैली देने वाले को हर एक को पता है, धनिया देने वाले को हर एक को पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं और दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, सिर्फ आपको छोड़कर सबको पता है। तो भैया आप इतना पीछे मत रह जाओ, चीजों को पढ़ो। हमने बोला अगर ये फोर्स है तो ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है। ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब समझे क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब समझे क्या चलता है। इसका मतलब ये होता है कि एफ जो होता है, एफ एम जो होता है वो परपेंडिकुलर किसके होता है, वेलोसिटी के। मेरी बात समझ रहे हो, एफ एम किसके परपेंडिकुलर होता है, इसके। और एफ एम जो होता है वो किसके परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब समझे। वेक्टर प्रोडक्ट का अर्थ क्या होता है, ये तो क्यू तो स्केलर है, इसका तो हमें टेंशन लेनी नहीं है। हमें डायरेक्शन किससे पता लगनी है, वी क्रॉस बी से। वी क्रॉस बी का मतलब ये हुआ कि वी और बी की बात करें तो ये दोनों तो परपेंडिकुलर होते ही हैं, इसके साथ में ये क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर भी होता है। मतलब ये तीनों एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर निकल कर आते हैं। बस इतनी सी बात है, और कोई बात है नहीं है। ठीक है ना जी भाई, देखते जाना। अगली चीज जानते हैं कि क्या है अगली चीज। अब वेक्टर प्रोडक्ट्स के बीच में, ये तो वेक्टर हुआ, तो वेक्टर है तो भैया इसकी डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन होगी यानी वी क्रॉस बी इंटू एफ। चलो अच्छा, एक चीज और, अगर मैं लिखता हूं एफ एम जो होगा बी के डायरेक्ट परपेंडिकुलर होगा, यानी परपेंडिकुलर मतलब अभिलंब पर होगा, तो भैया फोर्स बराबर तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स बराबर तो m इंटू एक्सीलरेशन होता है। यानी इतनी बात मुझे समझ में आ रही है कि a जो एक्सीलरेशन आएगा वो भी क्या आएगा, b के परपेंडिकुलर आएगा। इस बात को लिखने में भी कोई बुराई नहीं है। a क्या है यहाँ पर, तो कुछ लोग हो सकता है इसमें भी बोलें कि भैया ये क्या लिख दिया, तो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं, है ना। b को यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है, क्योंकि आप घरों में बैठे हुए हैं और सिर्फ खाना खा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होता है। ठीक है जी, आलस ना दिखाए, नोट्स बनाए, जरूरी चीज है सफलता के लिए। चलो, हमने कहा एफ इक्वल टू क्या हुआ, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्या हुआ, वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी मतलब एफ एम जो होगा वो वी के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। बिल्कुल सही बात है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैं फिगर बना के बता देता हूं कैसे। आपने कहा कि अगर मान लीजिए सर बी ये है, वी ये है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाली चीज होगी। नहीं समझ में आया, चलो मैं दोबारा बताता हूं क्या कहना की कोशिश कर रहा हूं। क्वाड्रेंट तो जानते हैं ना, इसको मैं अगर ऐसे बनाऊं तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन ठीक है चलो बना दो, कोई नहीं। आपने कहा क्वाड्रेंट समझते हो, वो आप समझते हो ना वेक्टर्स कैसे कैसे बताऊं। देखो, जैसे मैंने कहा कि भैया दो वेक्टर्स है, हमने कहा एक ये है एक ये है, दिख रहा है। हमने कहा ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये अगर बी है, ये आपके सामने जो दिख रहा है वो बी है, और ये अगर बी है तो फोर्स जो लगेगा वो कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। मतलब किसी जो चार्ज होगा, अगर बी की डायरेक्शन ये इसकी डायरेक्शन है, तो चार्ज पर फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, या फिर चार्ज पर फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। मतलब तीनों चीजें हमेशा परपेंडिकुलर होगी। इसका हम कुछ मतलब निकालेंगे अभी थोड़ी देर चलकर, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि एफ एफ जो होता है वो बी क्रॉस बी के बराबर होता है, इतनी बात। ठीक है, अब आती है डायरेक्शन के, फोर्स की डायरेक्शन क्या रही होगी। ठीक है, जरा देखते हैं डायरेक्शन कब रही होगी कब नहीं रही होगी।
दूसरी बात, इस चीज से एक चीज तो पता लग रही है कि अगर मैं इसको स्केलर फॉर्म में लिखूं, मिटा दूं इसको स्केलर यानी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं, तो मुझे पता है मैग्नीट्यूड तो ये हुआ, तो मैं इसको लिख सकता हूं बी क्यू वी साइन थीटा। मुझे एक बात और पता है, जो थीटा है, ये थीटा किसके बीच का एंगल है? इन दोनों के बीच का, यानी थीटा इज एंगल बिटवीन, किसके बीच में एंगल होगा? एंगल बिटवीन वी एंड बी। किसके बीच का एंगल होता है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का बीच में एंगल है। जैसे मैंने कहा कि भैया मेरी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा ये है, और मैंने कहा एक चार्ज भेज दिया इस डायरेक्शन से, तो वेलोसिटी और बी के एंगल का क्या कहलाएगा? ये थीटा कहलाएगा। सिंपल सी बात है। आपने ठीक है, जैसे मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड बेटा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ये है, और मैंने वेलोसिटी ये डाल दी, तो इसके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये क्या कहलाएगा? मेरा एंगल कहलाएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड ये है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ये है, और मैंने एक चार्ज को यूं फेंक दिया, तो आपने बोला थीटा कितना कहलाएगा? 0 डिग्री कहलाएगा। सिंपल सी बात है। या फिर मैंने कहा एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, और मैंने चार्ज को ऐसे भेज दिया, तो चार्ज को अगर ऐसे भेज दिया तो थीटा कितना कहलाएगा? 180 डिग्री कहलाएगा। इतनी बातें तो मेरी समझ आती हैं। तो थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी, यानी वेलोसिटी वेग और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के बीच का एंगल कहलाता है, बी क्यू वी साइन थीटा कहलाता है। किसी भी चार्ज पर फोर्स कब नहीं लगेगा? मैं ये चाहता हूं कि भैया हमारा चार्ज चल भी रहा है, मोशन में भी है, लेकिन मैं ये बोलता हूं भैया उसमें फोर्स नहीं लग रहा। ये बताओ कब नहीं लगेगा? मोशन में तो है लेकिन फोर्स नहीं लग रहा है, बताओ कब नहीं लगेगा? तो फोर्स ऑन चार्ज, किसी भी आवेश पर बल कब शून्य होगा? फोर्स ऑन चार्ज विल बी जीरो। ये कब जीरो होगा? पहला केस कब जीरो होगा? फोर्स ऑन चार्ज विल बी जीरो, फर्स्ट केस। ये कब जीरो होगा? ये तब जीरो हो सकता है, जब फोर्स तब जीरो हो सकता है जब मेरे वेलोसिटी की डायरेक्शन जीरो हो। वी जीरो होने का मतलब क्या हुआ? यानी चार्ज कैसे हो? रेस्ट पोजीशन में हो। पहली बात तो मेरे को ये समझ में आती है, चार्ज कैसे हो? रेस्ट। भैया जब v की वैल्यू जीरो हो जाएगी, v जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? f की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, यानी कोई भी चार्ज पे फोर्स नहीं, यानी चार्ज का मोशन में होना बहुत जरूरी है। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात Q की वैल्यू, भैया चार्ज जो है वो अगर जीरो हो गया तो भी जीरो है, यानी चार्ज की वैल्यू, अगर चार्ज की वैल्यू जीरो हो जाए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जीरो हो जाए, जीरो हो जाए, तब भी क्या हो जाएगा? फोर्स जीरो हो जाएगा। भैया हमें सीधी सी बात है, ये भी चीज बहुत जरूरी चीज है। तो जब तक हमारा चार्ज नहीं होगा तब तक हमारा फोर्स भी नहीं होगा। अगली बात, ऐसा भी हो सकता है, थर्ड पॉइंट, कि भैया बी की वैल्यू जीरो हो जाए, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो किसी चार्ज पे फोर्स लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी ऐसा भी केस बने कि फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहां तो ये चीज जीरो हो जाए, या ये चीज जीरो हो जाए, या ये चीज जीरो हो जाए, तो हमारी फोर्स की वैल्यू जीरो निकल कर आ जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमें याद रखना ही रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, इन दोनों ही केसेस में फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। यानी तब भी कोई फोर्स नहीं लग, भले ही चार्ज मोशन में है, पर सिर्फ चार्ज के मोशन में होने से, आवेशों के सिर्फ गति में होने से, आवेश अगर भगने की वजह से सिर्फ उस पर फोर्स नहीं आता, उसका एंगल भी बहुत जरूरी है। एंगल पे भी तो डिपेंडेंसी है। अगर कोई चार्ज फोर्स की डायरेक्शन बी के डायरेक्शन भग रहा है, मैंने कैसे आपने बता देता हूं मैंने बोला बी ये है, दिख रहा है फिगर में, दो ही दिख रहे हैं। आपने चार्ज को आपने कैसे भगा दिया? इसी की डायरेक्शन में भगा दिया, तो आपने बोला वी और बी की डायरेक्शन, अब की बार थीटा कितना हो गया? जीरो, और थीटा जीरो होगा तो साइन जीरो कितना होगा? जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई फोर्स नहीं आएगा। यानी अगर आपका आवेश चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा में भग रहा है तो उस पर लगने वाला कोई भी बल नहीं होता है, कोई भी बल नहीं होता भाई, कोई फोर्स नहीं होता। ऐसा ही हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, आप उल्टा भगने लग गए, कैसे? ऐसे में थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री, और ऐसे में भी क्या होगा? फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। यानी आपका सिर्फ
चार्ज का मोशन होना जरूरी नहीं होता, ये सभी कंडीशन जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि किसी आवेश पर बल लगे। तो अगर आप चाहते हो कि आवेश पर बल लगे तो सिंपल सी बात है, बी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, वी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, थीटा की वैल्यू जीरो या 180 नहीं हो सकती, अदरवाइज ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो किसी भी आवेश पर तभी बल लगेगा जब थीटा की वैल्यू जीरो और 180 के अलावा कुछ हो। सिंपल सी बात। इस तरीके से हम जान सकते हैं कि ये चीजें होंगी। यही मेरे पहली कंडीशन है। तो फोर्स का फॉर्मूला बी क्यू वी साइन थीटा, फोर्स का फॉर्मूला क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। फॉर्मूला मत भूलिएगा, वेक्टर फॉर्म में भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी जान सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। बात आगे पढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दूं? मतलब चार्ज पे फोर्स कैसे आएगा, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई चार्ज पे फोर्स कैसे आएगा, ये भी देखते हैं। मिटा दूं? चलो, अब पता करते हैं कि डायरेक्शन किस दिशा में होती है। इनकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी इनकी दिशा क्या होगी, दिशा क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी। अगर इनकी डायरेक्शन की बात करें तो दिशा कैसे निकालते हैं। अब मुझसे पूछा किसकी दिशा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का तो राइट हैंड पाम रूल है, वो तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा बनाता है राइट हैंड ये। अब हम जानना चाहते हैं फोर्स कहां लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन बताओ। तो फोर्स की डायरेक्शन हम किससे बताएंगे, तो बल की दिशा निकालने का तरीका हम जान रहे हैं। तो डायरेक्शन निकालने का क्या तरीका है, तो 3 लॉ का हम इस्तेमाल करेंगे। आपने बोला 3 लॉ कैसे लगेंगे, भैया मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे लगेंगे। पहला लॉ होगा स्क्रू रूल, तीनों लॉ ही नहीं लगाने हैं, ये तो बस मैं लिख रहा हूं। स्क्रू रूल, स्क्रू मतलब समझते हो, पेंच, पेंच का नियम, पेंच, स्क्रू रूल। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है आपका लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। लिखवा रहा हूं, मत लगाना कभी इसको, चाहो तो लगा भी सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं आपसे क्या कह दूं, आपकी मर्जी है, राइट, सिंपल सी बात है, आपकी मर्जी है, लगाना चाहो तो लगा देना। ठीक है भाई, तो ये हुआ लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और तीसरा जो हम रूल यूज करेंगे उसका नाम है राइट हैंड पाम रूल। अब आप बोलेंगे ये कैसे, तो सबसे ज्यादा तो मैं यही इस्तेमाल करूंगा और ये सबसे इजी होता है, इसको लगाना सबसे इजी है, क्योंकि कहीं पर भी कोई उंगलियां मोड़नी और तोड़नी नहीं पड़ती हैं। तो ये सबसे आसान है, ये मेरे लिए सबसे आसान है, आपके लिए भी मेरे ख्याल से आसान होना चाहिए, क्योंकि मैं भी बैक बेंचर ही हूँ। तो भैया बैक बेंचर्स को तो पता ही है, तो उन्हीं की नज़र से सोचता हूँ। तो भैया ये सबसे इजीएस्ट है अगर आप लगाने की कोशिश करते हो तो ये 3 रूल हम पढ़ेंगे, स्क्रू रूल, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। तीनों किसके लिए हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा निकालने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि बल क्या लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है, आवेश किस तरफ भगेगा, तो हम किससे पता लगाएंगे, या तो स्क्रू रूल या लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल। तीनों में से कुछ भी लगाओ, आपके आंसर आएंगे जो आपको पसंद हो। स्क्रू रूल के बारे में जानते हैं, स्क्रू जानते हैं, पेच, पेच समझते हो, पेच। हमें पता है फोर्स बराबर होता है Q इंटू, जानते हो ना, V क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जितने भी हैं आपके में, जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं सबके अंदर लगता है स्क्रू रूल, ये उसी का रूल है, वेक्टर रूल ही है। तो स्क्रू रूल क्या कहता है कि आप जब भी V क्रॉस B जाए, मतलब V को किस तरफ लेकर जाए, B की तरफ, मेरी बात समझ रहा, जब भी, पहला ऐसा मत कर देना कि B क्रॉस V कर दिया, बेटा गलत हो जाएगा पेपर में, V क्रॉस B लिख सकते हैं। तो आप जब V क्रॉस B लिखते हो तो V किसकी तरफ, जब आप वेलोसिटी को B की तरफ मोड़ोगे, जब इसकी वेलोसिटी B की तरफ होगी तो फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन किससे पता लगेगी, पेच की डायरेक्शन से, यानी स्क्रू की डायरेक्शन से पता लगेगी, स्क्रू के इंसर्ट से, स्क्रू की डायरेक्शन से पता चलेगी। मैं आपको बताता हूं कैसे।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी समझ लें क्या क्या हुआ इसका मतलब। जैसे हमने कहा भाई एक तो बी है और हमने कहा एक वी है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहां पर मैंने रख दिया है चार्ज, ये चार्ज किस तरफ भगेगा मुझे ये देखना है। तो चार्ज की वेलोसिटी ये है, परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, बी इस तरफ है। तो हमने बोला बताइए चार्ज की डायरेक्शन किस तरफ होगी, चार्ज पे बल किस तरफ लगेगा। तो आप स्क्रू जानते हैं, स्क्रू स्क्रू में क्या होता है आपको पता हो, स्क्रू जब हम किसी चीज में टाइट करते हैं तो हम स्क्रू को जब घुमाते हैं राइट हैंड साइड में, जब राइट हैंड साइड में घुसाते हैं तो स्क्रू अंदर जाता जाता है, और जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में घुमाते हैं तो खुल जाता है। अगर आपने ये नहीं सीखा है तो आज घर में कोई चीज खोल दे, है ना, कोई चीज खोल दे, फ्रिज टीवी वॉशिंग मशीन जो भी आपके घर में खोल दे, आपको पता लग जाएगा सब पेचों में एक ही नियम का इस्तेमाल होता है ना, सभी नियमों में एक ही नियम इस्तेमाल होता है। राइट में घुमाओगे तो अंदर जाएगा, लेफ्ट में घुमाओगे तो बाहर आएगा, सिंपल सी बात है, सब जगह पर इसी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं वी और बी ये हैं, तो मैं वी को बी की तरफ घुमाऊं, किसकी तरफ है, बी, वी से बी की तरफ जाऊं, तो अगर मैं वी से बी की तरफ जाऊंगा तो मेरी बात समझना, मैं कैसे जा रहा हूं, स्क्रू में ऐसे की तरफ, ये स्क्रू है मान लो, स्क्रू में मैं कैसे जा रहा हूं, ऐसे की तरफ, मेरी बात समझ रहे, ऐसे की तरफ। और जब मैं किसी स्क्रू को, दिख रहा आप देख पा रहे हो आप, जब आप स्क्रू को ऐसे में खोलते हैं तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ घुमाओगे, अंदर की तरफ घुमाओगे, तो आपका ये पेच खुलता जाएगा, पेच खुलेगा मतलब पेच अंदर से बाहर आता जाएगा, और पेच अंदर से अगर बाहर आता जाएगा इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की तरफ। यानी यहां पर क्या बना दूं, डॉट बना दूं, और डॉट की डायरेक्शन कहलाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहलाएगी। सिंपल सी बात है, इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। नहीं आई बात समझ। तो स्क्रू रूल बस यही कहता है कि आप स्क्रू से पता लगाओ, स्क्रू बताएगा कि आपकी डायरेक्शन किस तरफ है। आप क्या करो, स्क्रू जब डायरेक्शन से आप मिला लो तो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन को यहाँ पुट करो, और वी को बी की तरफ ले जाने की कोशिश करो, किस तरफ, वी से बी की तरफ। और जब आप वी से बी की तरफ ले जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्क्रू अंदर जा रहा है, स्क्रू बाहर जा रहा है। स्क्रू मतलब पेंच, पेंच बाहर जा रहा है या अंदर जा रहा है, और उससे आप पता लगा लोगे। जैसे हमने ऐसे पता लगाया, मैं एक और तरीका बताता हूँ। तरीका क्या, मैं वही तरीके का एक और सवाल बता रहा हूँ। मान लो बी अब की बार ना होकर वेलोसिटी इस तरफ है और इसके परपेंडिकुलर, ऐसे सामने तो बना नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे यह बना रहा हूँ, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये दोनों तो क्या है 90 डिग्री पर है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब मुझसे बोला गया ये चार्ज है, चार्ज की वेलोसिटी क्या है एस में, मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसके परपेंडिकुलर आपकी तरफ, और मुझसे पूछा गया बताइए अब इस पे फोर्स कैसे लगेगा। अब हम क्या करेंगे, v को b की तरफ ले जाके देखेंगे। अगर मैं v को b की तरफ ले जाऊंगा तो मैं कैसे घुमा रहा हूँ, राइट में। अब देखो अगर मैं देखूं, ये मेरा मान लीजिए पेंच है, और पेंच को मैंने घुमा रहा हूँ किसकी तरफ, राइट की तरफ। अगर मैं राइट की तरफ घुमा रहा हूँ तो पेंच अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, यानी अब की बार डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। और इस तरीके से हम पता लगा लेंगे कि अभी भी कि भैया फोर्स की डायरेक्शन क्या रही होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या रही होगी, बी नहीं लिखना है यहाँ, फोर्स लिखना है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या रही होगी, मतलब इस वक्त ये चार्ज बाहर आने लग जाएगा, जैसे वेलोसिटी इस डायरेक्शन, तो ये ऐसे आएगा और आपकी तरफ भागते हुए निकल जाएगा। इसमें क्या होगा, वेलोसिटी इस तरफ, तो ऐसे जाएगा और ऐसे अंदर की तरफ घुस जाएगा बोर्ड के अंदर जाकर। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से आप बता सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन या अंदर होगी, फोर्स की डायरेक्शन या बाहर होगी, सिंपल सी बात। इस तरीके से हम जानते हैं स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्रॉस प्रोडक्ट का रूल होता है। ना करें, मैं तो कभी नहीं कहता कि ये रूल्स लगाएं, लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी है क्योंकि आपके सिलेबस में डाल दिया गया है। तो स्क्रू रूल की बात करें तो स्क्रू रूल सिंपल है, आप बी की तरफ और वी की तरफ अपने डायरेक्शन देख लो कि भैया बी कहाँ है, वी कहाँ है, बी और वी को बी की तरफ ले जाओ, वी को बी की तरफ लेकर जाओगे तो आप देख लो कि जब स्क्रू को ऐसे में घुमाते हैं तो क्या आती है, बाहर की तरफ, तो आपने बोला बाहर की तरफ फोर्स आ जाएगा। जब ऐसे में घुमाएंगे तो अंदर की तरफ, यानी फोर्स की डायरेक्शन अंधी हो जाएगी, इस तरह अंदर हो जाएगी। अंधी क्या होता है भाई, तो स्क्रू रूल के इस तरीके से निकाला जाता है। तो स्क्रू रूल भी आसान है, ऐसा नहीं कि स्क्रू रूल बहुत मुश्किल है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि स्क्रू रूल वगैरह कैसे लगाए जा सकते हैं और कहाँ कहाँ कैसे लगते हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे। पर हम अभी और थोड़े से अच्छे रूल पर चलते हैं, इसका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड का मतलब समझते हो, लेफ्ट हैंड मतलब बायां, बायां मतलब उल्टा हाथ, है ना। लड़कियों को पता नहीं होता ना कि भाई उल्टा सीधा क्या है, बहुत गलतियां करती है ना। तो भैया लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड मतलब उल्टा हाथ। मेरा उल्टा कौन सा है, मेरा उल्टा ये वाला हाथ है, आपका भी कोई ना कोई उल्टा हाथ होगा, है ना, आप जानते हैं। तो भैया आपका जो उल्टा हाथ है उसका नियम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। भाई लंबा इंटरप्शन, चलो
आपने कहा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का मतलब उल्टे हाथ का नियम। अब उल्टे हाथ के साथ करेंगे क्या, उल्टे हाथ में हम फिगर में डायरेक्शंस बनाएंगे। कैसी डायरेक्शंस, अब किन उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे, एक तो मिडिल फिंगर, हाँ भैया मिडिल फिंगर है ना, आप लोग तो बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं मिडिल फिंगर है ना, अपने दोस्तों को दिखाते ही रहते हैं। आपने कहा मिडिल फिंगर, ऐसे दिख रहा है, ऐसे करेंगे मिडिल फिंगर को, एक तो आपकी तरफ, आप में उंगली, एक ऊपर आसमान में, और एक सामने, ये तीनों चीजें हम जानते हैं। ऐसे हम रख देंगे इसको, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बनाने के लिए 3 उंगलियों का इस्तेमाल होता है, एक बीच वाली उंगली, एक पहली उंगली और एक अंगूठा। ठीक है जी, उंगली 5 ही होती है ना भाई, है ना, ऐसा नहीं कि ऋतिक रोशन की 6 है तो आप बोल दो कि भैया 6 उंगलियां होती है, नहीं भाई, ठीक है ना, तो 2 अंगूठे हैं, हाँ भाई टोटल। हमने कहा ठीक है, तो आपने कहा इस तरीके से मेरे को रखना है, तो आपने 3 उंगलियां ले ली। अब 3 उंगलियां ले ली तो क्या करना है, पहली उंगली ऊपर की तरफ है, उंगली बना के ही बता सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीच वाली उंगली है, पहली वाली, ठीक है ना, इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या है, 4 फिंगर। 4 फिंगर का मतलब समझ लें, बीच वाली नहीं, जो पहली वाली उंगली होती है उसको बोलते हैं। और ये है मेरी मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर मतलब ये मिडिल फिंगर, बीच वाली उंगली है ना। और ये क्या है, मेरा अंगूठा, समझ रहे ना, अंगूठा, थंब, थंब मतलब अंगूठा। तो ये 3 बिंदु हुए। अब कैसे लगाएंगे इसको मैं आपको बताता हूं, बस इन दोनों का इस्तेमाल कीजिए और आप पता लगाइए कि किसकी डायरेक्शन क्या होगी। पर ये तीनों उंगलियां बताती क्या है, मेन बात तो ये है ना, ये तीनों उंगलियां बताएंगी क्या, लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल होता है उल्टे हाथ का। लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो ये बताता क्या है, बताता क्या है बेटा, देखना, ये जो है, ये जो पहली उंगली है, पहली उंगली है, उसको किस तरफ रखा जाएगा, इसको किस तरफ, इसको किस तरफ। तो अगर आप याद रखना चाहते हो तो आपको एक पुलिस सर्विस, एक कोई पुलिस सर्विस है, बहुत नाम सुना है, मूवीज वगैरह में, हॉलीवुड में देखा होगा आपने, FBI, क्योंकि आप मूवीज तो बहुत सारी देखते हो, आप मूवीज तो मानते नहीं हो। तो FBI एक करके पुलिस फोर्स होती है ना, पुलिस फोर्स होती है, FBI है ना, कुछ उसका नाम होता है फेडरल शायद ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना, अपन भी वही है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऐसा कुछ करके होता है। तो FBI याद रख ले, अगर आपको FBI याद है तो आप फिंगर से याद रख लोगे। FBI हमेशा ऊपर से स्टार्ट करना है, FBI मतलब हमेशा ऊपर से। कुछ लोग और भी तरीके बनाते हैं, जैसे मेरे से कोई बता रहा था कि भैया कैसे बनाते हैं, एक मुझसे बोल रहा था सर फादर मदर और सन कर दो, ठीक है, ये कर दो, फादर मदर और सन कर दो, क्या दिक्कत है, ये हो गया फादर, ये हो गया मदर, मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया करंट, सन हो गया उसका। ऐसे भी लोग अलग अलग तरीका है, मैं FBI के तरीके से याद रखता हूं। तो आपने एफ मतलब फोर्स, ऊपर वाला जो अंगूठा होगा वो क्या बताएगा, बल बताएगा। फोर्स मतलब क्या होता है बेटा, बल बताएगा। बी मतलब क्या, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बेटा बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बता बता के मर गया, अब तो याद रख लो, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, है ना, हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, है ना। और ये बची मेरी बीच वाली उंगली, FB और I मतलब क्या होता है, करंट, यानी करंट की क्या होगी, ये होगी, ये मेरा करंट होगा। यही तीनों उंगलियां मेरी किसी भी चीज को बता सकती हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये दूसरा नियम है जो हमारे लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मेरे ख्याल से आपके लिए अब कोई परेशानी वाली बात नहीं रही होगी, तीनों में से कुछ भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, ये हुआ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है भाई, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। देखें जरा, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमारे लिए कुछ काम का है कि बस फालतू में फर्जी है, एक सेकेंड देना, देखे कुछ काम का है कि नहीं है। चलो लेट अस सपोज, कहीं निकाल के देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से क्वेश्चन कर रहा हूं, तो आप परेशानी मत दीजिएगा, है ना, आप क्या परेशानी देंगे मुझे। हमने कहा ठीक है, हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड ये है, क्रॉस 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 का मतलब समझते हैं, कट्टस का मतलब डेंजर नहीं है, अंदर जाने वाली चीज, ठीक है। ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की, किसकी, बी, ये किसके, बी की है, अंदर क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस सपोज क्यू,
हमें पता है भैया क्यू बी के तो परपेंडिकुलर होता है ना। क्यू को किस साइड भेज दिया, इस डायरेक्शन में। मेरी बहुत इमेजिनेशन, ये मैग्नेटिक फील्ड पूरा इमेजिनेशन वाला चैप्टर है। अब समझना, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और इसके वेलोसिटी कैसे हो रही है, ऐसे में जा रही है, काटती हुई ऐसे निकलती जा रही है। क्यों, वेलोसिटी किस डायरेक्शन। मुझसे पूछा गया है कि इस पे फोर्स क्या लगेगा, बताइए। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस पे दिशा क्या रही होगी, बल की दिशा क्या रही होगी। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा क्या रही होगी, बस मुझे इतना सा बताना है। अब मेरी बात समझना, कैसे निकाले लेफ्ट हैंड रूल, तो हमने लिया उल्टा हाथ अपना। अब उल्टे हाथ का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो कैसे इस्तेमाल करा जाता है, पहला स्टेप्स। अगर आपको इससे निकालना है तो पहला स्टेप यह होगा कि आप अपनी मिडिल फिंगर को बी की तरफ लेकर जाए। सबसे पहले रखनी होती है कौन सी उंगली, मिडिल फिंगर, सॉरी मिडिल नहीं होती है, फोर फिंगर होती है भाई। ये जो फोर फिंगर होती है उसको कहां रखना होता है, फोर फिंगर को सबसे पहले रखना होता है किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा में। हमेशा पहले बी पे ध्यान देना है, पहले अपनी इस वाली उंगली पे ध्यान देना है, यही उंगली बताएगी सबसे पहले कहां जाना है। सबसे पहली उंगली ये, इसके बाद रखेंगे मिडिल फिंगर। दूसरा स्टेप, मिडिल फिंगर रखनी है। इसके बाद मिडिल फिंगर किस डायरेक्शन में रखनी है, आई की डायरेक्शन में। अरे ठीक है, करंट या फिर वेलोसिटी, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। करंट या फिर एफबीआई या फिर करंट या वेलोसिटी, दोनों की डायरेक्शन में। तो चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हमने बोला मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि यहां पर वायर ना दा के ये दिया हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेग की दिशा में। दूसरी उंगली कहां रखनी है, वेग की दिशा में। दूसरी उंगली कहां रखनी है, वेग की दिशा में। तो हमने कहा ठीक है, दूसरी उंगली रखनी है हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ठीक है। और तीसरी उंगली यानी थंब अपने आप फोर्स बता देगा। लास्ट में देखना है थंब, थंब क्या बता देगा, बल की दिशा बता देगा। और इस तरीके से हम बता सकते हैं, थंब क्या बता देगा, फोर्स बता देगा, इस तरीके से। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, अपनी इस वाली फिंगर पे ध्यान देना, ये बी की डायरेक्शन में रखनी है। उसके बाद देखिए कौन कहां भग रहा है। तो हमने बोला चलो, मैंने पहली उंगली ली और इसको मैंने रखा अंदर की तरफ। मेरी बात समझ रहे हो, मेरी उंगली बन रही हूँ, आपको दिख रही हूँ, तो दिख रही हूँ। तो ये वाली जो उंगली है ये क्या जा रही है, अंदर को, अंदर को गई। ये क्या है, बी की डायरेक्शन में, ये क्या है, वी की डायरेक्शन में। तो हमने बोला वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा बी। तो हमने बोला ऐसे रखा, और जब मैंने ऐसे रखा मेरे भाई, अब सीधी आ रही है। अगर ऐसे रखा, अगर आपको दिख रहा है तो, अगर आपने ऐसे रखा तो अंगूठा किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। मतलब फोर्स क्या है, ऊपर की तरफ जाने वाला फोर्स है, ऊपर की तरफ। नहीं दिखा, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये मेरा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और फोर्स क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में। इसका मतलब इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स आएगा। बल की दिशा बस ऐसे ही बता दी जाती है। क्वेश्चन बहुत बड़ा डिफिकल्ट नहीं होता है। चलो फिर भी एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और किसी डायरेक्शन फोर्स निकाल के देखते हैं कि किसी पे फोर्स कितना लगेगा। एक और देख लेते हैं। अब की बार क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अब की बार हमने अंदर बनाई थी, अब हम ऐसे में देते हैं। हमने कहा ठीक है, ये मेरे बी है, मैग्नेटिक फील्ड है, बी की डायरेक्शन है, और चार्ज को मैंने इसके परपेंडिकुलर भेज दिया। परपेंडिकुलर मतलब ऐसे भेज दो, हमें क्या दिक्कत है। चार्ज को मैंने इस तरीके से परपेंडिकुलर भेज दिया। मुझसे बोला गया कि बताइए फोर्स की डायरेक्शन क्या रही होगी। फोर्स यानी फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा क्या रही होगी। मतलब चार्ज किस तरफ भागेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है, चार्ज किस तरफ भागेगा। ठीक है, कर लो जल्दी से, ठीक है। चलो लेफ्ट हैंड, सबसे पहले बी, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, बीच वाली उंगली, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये रही। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात करें
तो ये वेलोसिटी है, पर वेलोसिटी बाहर तो नहीं, वेलोसिटी का ऊपर है, तो मैं उंगली को मोड़ दूंगा इस तरीके से। अब आप मेरी बात ध्यान से अगर देख पा रहे हो, मेरी उंगलियां थोड़ी सी देखिए, तो ये क्या है मेरे बी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर क्या है मेरा ऊपर क्या है मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन, और फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो आप अगर देखें अंगूठा मेरा कहाँ जा रहा है, ये वाला अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर जा रहा है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, यानी बल की दिशा कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी, तो फोर्स विल बी इनवर्ड, अंदर। इस तरीके से हम फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं इस वाले नियम से, तो ये इनवर्ड होगी। ठीक है, चलो अब तो मेरी बात समझ पा रहे होगे, बाकी हम क्वेश्चंस में करेंगे, क्वेश्चन तो हमारे लिए हैं ही। तो ये हुआ मेरा दूसरा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो भी नाम से आप पुकारते हैं, आपकी अपनी अपनी पहचान है, आपके अपने अपने तरीके हैं, है ना, अपना अपना दिमाग है। चलो, तो ये हुआ मेरा ये। अब मेरे पास आता है राइट हैंड पाम रूल। भैया ये है राइट हैंड, तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो लगा ही सकते हैं, लेकिन राइट हैंड पाम रूल भी लगा सकते हैं। ये रहा मेरा राइट हैंड पाम रूल, थप्पड़ मारते हैं जिससे राइट हैंड पाम रूल, दाएं हाथ की हथेली का नियम, दायां हाथ जो अभी तक यूज कर पा रहे थे, राइट हैंड पाम रूल मैं तो हर जगह लगा लेता हूं, मेरी बात अलग ही है, तो हमने राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये जो हम रूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सभी के सभी किसके लिए हैं, फॉर पॉजिटिव चार्ज। किसके लिए, धनावेशों के लिए, पॉजिटिव चार्जेस, मतलब मैं आपको बता दूंगा अभी क्या, लेकिन अभी के लिए नोट कर लो, ये सब क्या है, पॉजिटिव चार्जेस के लिए। क्यू क्या होना चाहिए, प्लस क्यू होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, अब बात समझते हैं, क्या ये वाली राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। पहले लेते हैं अपना राइट हैंड। राइट हैंड, राइट हैंड में दो चीजें हैं, अब मेरी एक तो अंगूठा है, एक मेरी क्या है, ये चीज है, फिंगर्स है। एक अंगूठा है, एक फिंगर्स है, एक अंगूठा है, एक फिंगर्स है, ये दोनों चीजें हैं मेरी, बस इतनी सी मेरी बातें हैं। राइट हैंड पाम रूल में क्या है, बस इतनी सी बातें हैं, और कुछ मेरे खास है नहीं। एक सेकंड देना। हाँ चलो ठीक है, चलो राइट हैंड पाम रूल, देखो मेरी बात समझना, राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, राइट हैंड पाम रूल के लिए हमें दायां हाथ लेना है। अब इसमें फिंगर्स है, मेरी बात समझना, मैं अपनी फिंगर्स ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो। मेरे को ड्रॉ करना ज्यादा, मेरी ड्राइंग तो बहुत गंदी है, लेकिन फिर भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना, ये जो मेरा हाथ है, गंदा हाथ है, लेकिन चलो क्या बन रहा है यार, चलो अब मेरा जो हाथ है, अब मेरे हाथ में दो चीजें हैं राइट हैंड में, क्या चीजें, एक तो मेरी फिंगर्स है, ये जो फिंगर्स है, अब मोड़ना नहीं है फिंगर्स को, अब हमें ऐसे ही रखना है। फिंगर्स की जो डायरेक्शन होगी, फिंगर्स की डायरेक्शन किसको शो करेगी, फिंगर्स की डायरेक्शन शो करेगी हमेशा और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर याद करने का कोई तरीका बता दो। भाई साइंस ली है, हर चीज में आप चाहो तो बना सकते हो, हर चीज का कोई तरीका नहीं है, बस ये है कि कंसेप्ट है। आपने कहा ठीक है, फिंगर्स तो हुई किसमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और आपने बोला ये जो मेरा अंगूठा है, थंब है, ये किसकी तरफ होगा, वेलोसिटी की तरफ होगा, यानी थंब किसकी तरफ होगा, वेलोसिटी की तरफ। बस इतनी सी बात है, आप जो भी तरीका बनाना चाहें रट्टा मारने के लिए बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप राइट हैंड पाम रूल ले रहे हैं दोबारा से। अब की बार क्या कर रहे हैं, हमारा जो फिंगर्स है उसको हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो अंगूठा किसकी तरफ, वेलोसिटी की तरफ, और ये जो आपकी हथेली है इसके परपेंडिकुलर क्या होता है, हमेशा 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 फोर्स आता है, यानी परपेंडिकुलर टू पाम इस फोर्स, मतलब हथेली के जो अभिलंब है वो क्या है आपका, फोर्स की डायरेक्शन। आपने वो किया होगा ना डांस, क्या कौन सा, कहो ना प्यार है का, है टिडिंग टिडिंग वाला, उस वाले में क्या हम क्या करते, क्या है भाई, वही तो है। आपने इस तरीके से डांस करते हैं, तो आपका जो ये जो आपका थंब जहां जा रहा होता है, ये जो हथेली जा रही होती है, उस डायरेक्शन में आपका फोर्स होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है, वेलोसिटी। और इसी डायरेक्शन से हम बहुत आसानी से बता सकते हैं किसी भी चीज को। ये तीन तरह के नियम होते हैं, मैं इसका इस्तेमाल करता हूं, आप चाहें जिसका भी इस्तेमाल करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये थोड़ा ईजी लगता है किसी भी केस के रिगार्डिंग। चलो एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं। चलो यही दोनों जो क्वेश्चन किए थे इसके लिए, वही इसमें भी करके देख लेते हैं, ताकि हमें पता लगे कि ये लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। क्रॉस
क्रॉस क्रॉस क्रॉस क्रॉस क्रॉस क्रॉस क्रॉस। ये किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो मेरे भाई मेरे बाबू देखना, देख रहे हो, हमने लिया दायां हाथ। दायां हाथ समझते हो? अपना दाना है, दायां हाथ ले लेना, बगल वाले का मत ले लेना। हमने दायां हाथ लिया। अब दाएं हाथ के साथ क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड। आपने अंगुलियां किस तरफ रख दी? मैग्नेटिक फील्ड में। वेलोसिटी की डायरेक्शन याद हो आपको, आप चाहे तो पिछला क्वेश्चन देख भी सकते हैं, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी थी मैंने। आपने बोला ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे हुई, वेलोसिटी ऐसे हुई, और हथेली क्या है? इस तरफ। तो इस तरफ क्या है? फोर्स है। यानी इस पे फोर्स कैसे आएगा? इतना आएगा। बहुत आसान सा नियम है, इसी नियम का मैं बचपन से इस्तेमाल करते हैं और सभी सब्जी वाले इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। मैग्नेटिक फील्ड ली, अंदर को अंगूठा लिया, वेलोसिटी में हथेली फोर्स की डायरेक्शन, सिंपल सी बात। तो अंगुलियां बंगलियां मोड़ना मारना होता ही नहीं है मुझसे, तो भैया मेरे को हाथ रखना आता है, तो भैया ये रखा और ये हो गया मेरी, बस ऊपर कर दो हथेली, सिंपल सी बात। तो इसको हमने निकाल लिया। दूसरा जो फिगर बनाया था उसमें भी देख लेते कैसे बना था। आ रहा है ना बेटा? बाकी आप अपना हाथ रख के देख ही लेना नोट्स बनाओगे जब। लेटेस्ट से मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ये है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता लग गई बेटा, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता तो पता लग गई। अब चार्ज की दिशा, हमने बोला कि मैंने चार्ज को किस दिशा में भेजा है? इस दिशा में। यानी ये किसकी वेलोसिटी है? चार्ज की। अभी भी चार्ज क्या है? प्लस क्यू है। प्लस क्यू ना होते तो मैं आपको अभी बता देता हूं, प्लस क्यू ना होता तो इसकी जगह क्या आंसर होता? ये भी शायद आप पढ़े हो, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कैसे निकालते हैं। चलो, हम सभी लोग एक ही चीज रट्टे मार के आ गए होंगे, लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। यही नहीं पता होगा प्लस क्यू और माइनस क्यू में अंतर क्या होता है। 11वीं तो हमने खराब करी है ना, 11वीं। चलो एक बात समझना, वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ये है। मैग्नेटिक फील्ड अंगुलियों को किस डायरेक्शन में रखना है? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में। इसको वेलोसिटी, वेग की दिशा में। चलो हमने कहा ये रही मेरी, ये वेलोसिटी क्या है? ये, मेरी बात समझ रहे हो? अंगुलियां किस तरफ है? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ये किसकी तरफ? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? ऊपर। और मेरी हथेली कहाँ है? अब की बार अंदर की तरफ है ना तेरी, ये रही मेरी हथेली। हथेली किस तरफ है? बोर्ड तरफ। बोर्ड की तरफ मतलब अंदर है, अंदर है मतलब क्रॉस, यानी अंदर की तरफ क्या आएगा? इस पे फोर्स आएगा। यानी सिंपल सी बात है, फोर्स किस तरफ लग रहा होगा? अंदर की तरफ। यानी चार्ज ये अंदर की तरफ घुसता चला जाएगा। इस तरीके से हम 3 नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी तारीफें हैं, अपनी अपनी मर्जी है, श्रद्धा है, पूजा है, वही है, आकाश है, जो भी है वो सब सबके हैं। तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। आप जो नियम जहां लगाना चाहते हैं, जैसे लगाना चाहते हैं, जिसकी सुनना चाहते हैं वो सुने। चलो ठीक है भाई, ठीक है राजा बेटा। चलो तो हमने ये डाल दिया कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? किसी भी आवेश पर, ताकि हम क्वेश्चन को कर पाए, क्वेश्चन को कर पाए, क्वेश्चन को कर पाए। चलो तो फिर क्वेश्चन ही कर लेते हैं। चलो फिर क्वेश्चन की बात आई है तो फिर क्वेश्चन करके देख लेते हैं एक आध, तभी हमें अंदाजा होगा। चलो क्वेश्चन है कि लेट अस सी अ इनफाइनाइट वायर इज देयर। हिंदी वाले, एक अनंत धारावाही चालक है जिसमें धारा हो रही है 1 एम्पियर। कितनी धारा है? 1 एम्पियर। आई कितना है? 1 एम्पियर है। इससे कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर, अभी दूरी बता देंगे आपको। कुछ दूरी पर एक चार्ज रखा है, कौन सा? प्लस क्यू। अच्छा मैं आपको बताना भूल गया, माइनस क्यू में क्या करेंगे। देखो एक चीज है, समझ में आना मेरी बात। हमने कहा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता इस दिशा में है, और चार्ज की डायरेक्शन इस दिशा में है, तो हमने कुछ नहीं करना है बेटा इसमें भी, माइनस क्यू के लिए कुछ नहीं करना है। तो आप अपनी उंगलियां जैसे लेते थे वैसे ही, और आपने ऐसे करके रख दी।
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, और मेरी हथेली की डायरेक्शन कहाँ, अंदर। तो अगर ये अब की बार प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू हो जाएगा तो बस आप अपनी डायरेक्शन उल्टी कर देना। दिशा उल्टी करने का मतलब क्या हुआ, हमें पता है अभी ये नियम क्या बता रहा है, अंदर की तरफ, तो हमें इसमें डायरेक्शन कहाँ कर देनी है, बाहर की तरफ, मतलब क्या होगा, आउट में होगी। अगर ये माइनस क्यू की जगह प्लस क्यू होता तो अंदर की तरफ होती, बस इतना होता। तो आप क्या करना, जिस डायरेक्शन में ये निकाल के बता रहा है बस उसका उल्टा लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस क्यू में भी कुछ नहीं करना है, बस अपनी दिशा को उल्टा बता देना है। अगर अंदर बन रही है तो बाहर बना देना, लेफ्ट में बन रही है तो राइट में बना देना, ऊपर नहीं नीचे बना देना, सिंपल सी बात। प्लस क्यू कुछ वेलोसिटी से इसको भगा दिया, मान लीजिए वेलोसिटी दे देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। चाहे तो आप इससे कम भी दे सकते हैं, आप इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, सबकी अपनी अपनी चीजें हैं। चार्ज की वैल्यू दे देते हैं 2 माइक्रोकूलम दे दे, कैलकुलेशन तो नहीं हो जाएगी, चलो देखते हैं, क्वेश्चन बनाया है, 2 माइक्रोकूलम हो जाएगी। अब मुझे यह बताना है कि फाइंड फोर्स ऑन दिस चार्ज, आपको बताना है फाइंड फोर्स ऑन दिस चार्ज। इस आवेश पर बल कितना रहेगा, फोर्स ऑन दिस चार्ज, आवेश पर बल कितना रहेगा, इस आवेश पर बल निकालना है। चलो भैया आवेश पर बल निकालें। बहुत सारे लोगों का तो आंसर आ भी गया होगा, आवेश पर बल। एक स्टूडेंट मुझसे बोल रहा था सर आप तो आईआईटी एनआईटी से पढ़े हो, आपके लिए तो बहुत आसान है। भाई एनआईटी आईआईटी में कुछ नहीं होता यार, आप जैसे स्टूडेंट होते हैं, मेरे जैसे स्टूडेंट होते हैं, मैं देख कर आया हूँ, कुछ नहीं होता, फालतू की बातें हैं। आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, यकीन मानो मेरा। चलो 2 माइक्रोकूलम हमें निकालना है फोर्स, किस पर, 2 माइक्रोकूलम पर। आज देखते हैं कि आंसर कितना निकल कर आएगा। ठीक है, फोर्स ऑन दिस चार्ज। आज ब्लैक मार्कर नहीं है तो आपको ब्लू मार्कर से ही काम चलाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो मेरे ख्याल से दिख रहा है आपको, पर नहीं दिखेगा तो आप 2-3 बार देखने का प्रयास करना, कि आज ब्लैक इंक मेरे पे ख़त्म हो गई है और लॉकडाउन की वजह से थोड़ा दिक्कत है, शाम को लेके आऊँगा। ठीक है, चलो फोर्स ऑन दिस चार्ज बताना है कितना होगा फोर्स। पहली बात, चलो फोर्स निकालते हैं। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, बचपन से ही मैंने कहा था, सब्जी वाले को भी पता है, F इक्वल टू होता है BQB साइन थीटा। ठीक है जी, ठीक है। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो लिख देंगे, थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B। तो भैया पहला काम तो हमारा यही बन गया कि हमें थीटा नहीं पता ना, कहां पता है थीटा पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे, तो हमें पता है पहले मुझे पता लगाना पड़ेगा V और B के बीच में एंगल कितना है। तो जरा मैं देखूं B तो इसमें बता ही नहीं है, पर भैया B तो आपको पता लगाना है, तो पहली डायरेक्शन के B की डायरेक्शन पता लगाएं कहां होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखोगे मैं अंगूठे की डायरेक्शन रखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालने की राइट हैंड रूल, फिंगर जहां मुड़ेंगी वो डायरेक्शन होगी, यानी यहां पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा क्या होगी, ये होगी, यानी अंदर की तरफ जा रही है। अगर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता वेलोसिटी ऊपर है, मेरी बात समझना, एक चीज अंदर जा रही है, एक चीज ऐसे में जा रही है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। मेरी बात समझ, दो एक्सिस ही तो है, मेरी बात समझ रहे हो, दो एक्सिस ही तो है, एक एक्स में है एक वाई में है। ये क्या है आपका, वेलोसिटी ऊपर जा रही है और ये अंदर जा रही है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी मुझे समझ में आ रहा है कि यहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 90 डिग्री है। सिंपल सी बात। हमने कहा ठीक है, फोर्स निकालना है, बी की वैल्यू नहीं पता, क्यू की वैल्यू पता है, वी की वेलोसिटी पता है, थीटा की वेलोसिटी पता है। मेन बात है कि मुझे बी नहीं पता है, तो जब बी नहीं पता होगा बेटा तो इस क्वेश्चन को कैसे कर लोगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। चलो हमने कहा ठीक है, जरा एक काम करते हैं, बी का पता लगाते हैं, बी कितना है। अगर मुझे बी पता लगाना है तो इनफाइनाइट वायर का, याद कीजिए इनफाइनाइट वायर की वजह से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो थी, इनफाइनाइट वायर की वजह से चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो थी उसका हमने निकाला था। आपको पता हो
इसकी वैल्यू निकल कर आती थी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i/r। अगर आप देखें तो आप अपने फिगर क्वेश्चन में जाकर अपने उन सब चीज़ों में जाकर भी देख सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत है तो आप, मैं आपको बता दूं कैसे निकला है, इसकी बात भी बता देता हूँ। फॉर्मूला रखा था हमने इनफाइनाइट वायर, एक फाइनाइट वायर वाला स्ट्रेट लाइन वाला सीधी धारावाही चालक वाला क्या था, म्यू नॉट I/4 इंटू साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। साइन फाई वन और फाई टू इन्फाइनिटी में कितने होते थे, 90 को पुट करके हम ये निकालते थे। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली याद रखें, वो आपके लिए ज्यादा सेहतमंद और फायदेमंद होगा। इतना समय नहीं है एग्जाम के लिए। सारी वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए। कितनी कितनी है जरा देखते हैं। म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसकी वैल्यू डायरेक्टली 10⁻⁻7 इंटू 2i। आई कितना है एम्पियर में करंट, 1 एम्पियर, अपॉन में आर कितना है 2 मीटर में है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। बी की वैल्यू कितनी निकल गई, 10⁻⁻7 टेस्ला। बी निकल कर आ गया। अब क्या बात है भाई, सारी चीजें तो आपके पास हैं, इसको इसमें पुट कर देते हैं। इसको अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो फोर्स कितना निकल कर आएगा, F इक्वल्स टू होगा बी की वैल्यू है 10⁻⁻7, क्यू की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है, चार्ज की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम दिख रहा है, 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। नेक्स्ट चीज -6 कूलम इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में है तो इसका भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। तो हो गई बी क्यू वी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू तो हमें पता है 1 होती है, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। इस सब की वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 2 इंटू 10। तो 10 को नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली लिख देता हूँ 2 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻5 माइनस 7 और 5 12, यानी 10⁻⁻12। आप चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से वैल्यू इतनी ही निकल कर आ रही होगी, ठीक है ना। इतनी सी बात है। इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, तो निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो फोर्स निकालना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। देख लो, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल लो और पद देखो, कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। मतलब अगला क्या, इसी टॉपिक को पढ़ना है आज। चलो इसी के अंदर एक चीज और पढ़ते हैं। ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है कि चार्ज, आवेश जाएगा किस तरफ। फोर्स का पता तो लगा लिया, लेकिन डायरेक्ट एंगल दे दे कि भैया थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, बताओ फोर्स कितना होगा। ठीक है ना, चलो कितना होगा जरा देख लें इसको भी बात को। तो ट्रेजेक्ट्री पता लगानी है, तो केस नंबर फर्स्ट ये आपकी किताबों में छपा बैठा है। केस नंबर फर्स्ट, अगर मैं बात करूं केस नंबर फर्स्ट की, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री हो, अरे 0 नहीं, 0 डिग्री हो और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो, तो ट्रेजेक्ट्री मानी पाथ कैसा होगा। यानी अगर आवेश थीटा के साथ, थीटा में जानते हैं किसके, वी और बी के बीच में एंगल अगर इतना हो तो कितना पाथ होगा। दिखा देता हूं फिगर में, कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि बी ये है और वी वेलोसिटी ये है, या फिर बी ये है, वेलोसिटी ये है, दिख रहा है चार्ज की, किसकी, चार्ज की है ये वेलोसिटी। आगे वेलोसिटी लिख देता हूं, पीछे प्लस क्यू लिख देता हूं, आगे वेलोसिटी लिख देता हूं, पीछे प्लस क्यू लिख देता हूं, यानी प्लस क्यू इस तरफ भाग रहा है। तो थीटा अगर 0 या 90 होगा तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो हमें पता है थीटा की वैल्यू पता है, F इक्वल्स टू होता है बी क्यू वी साइन 0 साइन 0 0, या फिर F इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन 180। दोनों ही केस में आपका आंसर जो निकल कर आएगा वो 0 निकल कर आएगा, यानी ये कोई भी बल का एहसास नहीं करेंगे। और अगर F 0 है तो मतलब इसका पाथ कैसा होगा, इट विल रिमेन, मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन। ये कैसे चलते जाएंगे, हमेशा सीधी रेखा में चलते हुए चले जाएंगे, यानी मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चलेंगे।
मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन। चलो ट्रेजेक्ट्री क्या है, ये है। आपको मेरी बात समझ में आती ही होगी। चलो केस नंबर सेकंड मिटा दूं इसको, हाँ मिटाना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा, केस नंबर सेकंड थोड़ा बड़ा है, मिटा दूं। और आपकी किताबें जिस चीज का इंतजार कर रही हैं, या आपका दिमाग जिस चीज के लिए इंतजार कर रहा है, सभी लोग इस चीज का इंतजार करते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, तो सभी क्वेश्चन इसका इंतजार करते हैं। तो ज्यादातर किताबों में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी केस के ऊपर बनते हैं। केस नंबर सेकंड, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो किस तरफ फोर्स लगेगा, तो किस तरफ फोर्स लगेगा अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। ध्यान से देखना, बी 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 बी, और बड़ा कर देते हैं, बी 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 बी। ठीक है जी, चार्ज को 90 डिग्री पर फेंका, लेट अस सपोज ये रहा चार्ज, कितनी वेलोसिटी से, ये है प्लस क्यू चार्ज, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है, इतनी वेलोसिटी से 90 डिग्री पर। ये क्या है, बी मैग्नेटिक फील्ड। पूछा गया फोर्स कितना होगा, तो फोर्स बगल में निकाल देता हूं बिना कुछ आपसे बात किए, बी क्यू बी साइन 90, फोर्स निकल कर आ रहा है मैक्सिमम फोर्स बी क्यू बी, अधिकतम बल। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स कितना निकल कर आया, इतना। अब इसका ट्रेजेक्ट्री कैसे होगी, तो पहले मुझे पता लगाना पड़ेगी इसकी दिशाएं क्या क्या है। ठीक है ना, अब इसको नोट डाउन करूं, 1 मिनट में आया। चलिए स्टार्ट करें। हाँ जी करें। देखो एक बात मुझे समझ में आ रही है कि अगर मैं इस चीज की भी बात करूं तो क्या चीज है, अगर देखना तो मुझे सबसे पहले पता लगाना है फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर मैं बल की दिशा पता लगाऊं, मुझे पता है उंगलियां किस तरफ, बी की तरफ, अंगूठा किस तरफ, वेलोसिटी की तरफ और फोर्स। हमने कहा ये रहा मेरा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। तो अगर आप देखेंगे तो फोर्स कहां लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है आपका अंदर की तरफ। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात तो समझ पा रहे होगे ना, अंदर की तरफ। तो आपको पता लगेगा कि इसमें फोर्स जो आ रहा है वो अंदर की तरफ निकल कर आ रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ निकल कर आ रहा है। अंदर कैसे बना पाएंगे फिगर में, तो फिगर में थोड़ा तब्दीली करते हैं, वरना तो हम फिगर नहीं बना पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे अंदर, ऐसे में ज्यादा समझा पाएंगे। चलो एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को मैं अंदर की तरफ ले लेता हूं। क्यों फेरबदल किया है, क्योंकि अंदर तो हम बोर्ड में दिखा नहीं सकते अंदर कैसे जा रहा है, तो ज्यादा अच्छा होगा कि हम मैग्नेटिक फील्ड को अंदर दिखा दें। ठीक है, यह है मेरी क्या, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता।
अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता b। चार्ज कैसे भेजा है, इस प्रकार से, प्लस क्यू है, v वेलोसिटी के साथ भेजा। अब पता लगाते हैं कि इस पर फोर्स कितना होगा। अब मेरी बात समझना, अगर मैं इस पर उंगली रखूं, अगर मैं उंगली रखूं तो मेरी ये अंदर की तरफ हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और इस डायरेक्शन में क्या आता है, आपकी हथेली की डायरेक्शन फोर्स। तो अगर मैं इसको यहां पुट करूं तो आप देखेंगे मेरी हथेली की डायरेक्शन फोर्स आ रहा है, मतलब इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं, दोबारा बताता हूं, ड्रॉ करके बताता हूं। हमने बोला इस डायरेक्शन में है, हमने बोला ये डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर, फोर्स किस तरफ है, इस तरफ है। अगर इस वाले पॉइंट पे फोर्स इस तरफ है, एफ इस तरफ है, तो ये इस तरफ को ट्रेजेक्टरी करेगा। अब थोड़ा सा ऊपर निकला तो लेट अस सपोज यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट ये रहा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ अभी भी है, और हमने बोला वेलोसिटी किस तरफ, इस तरफ। अब क्या, और फोर्स किस तरफ आ रहा है, मेरी हथेली की तरफ, हथेली की तरफ आ रहा है। मतलब इस वाले पॉइंट पे फोर्स कहां आ रहा है, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ है तो ये यहां से कैसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। एकदम से तो मुड़ नहीं सकता ना भाई, इनर्शिया है, धीरे धीरे तो मुड़ सकता है। तो आपने इधर मुड़ा। अब यहां पर वेलोसिटी एक और ड्रॉ की, ये रही। अब किस तरफ फोर्स आएगा, तो अब की बार मैं क्या करूं, अब की बार मैं फिर से ये ड्रॉ करूं, और वेलोसिटी अब की बार ये ड्रॉ करूं, और अब मैं देखूं कि मेरे थंब हथेली की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। यानी यहां पर किस तरफ आएगा फोर्स, इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब ये और मुड़ जाएगा। इस तरीके से फिर से मैं ड्रॉ करूं, फिर से यहां टेंजेंट ड्रॉ करूं वेलोसिटी की, फिर से मैं ड्रॉ करूं अंदर की तरफ, ये वेलोसिटी, ये फोर्स कहां, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ यानी फोर्स, फिर से फोर्स लगेगा। और आप ये देखेंगे कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसकी वजह से क्या करेगा, इसका जो मोशन होगा उसको कैसे कर देगा, सर्कुलर मोशन में तब्दील कर देगा। यानी कैसा ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी, इसकी सर्कुलर मोशन की ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी, यानी यह वृत्तीय गति में घूमेगा। इस बात को आप अच्छे से याद रख लीजिए, ये हमेशा सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति में घूमेगा। जब भी आप किसी आवेश को 90 डिग्री पर रखते हैं तो 90 डिग्री पर डालने पर वो हमेशा और हमेशा सर्कल यानी वृत्तीय गति ही लेता है। सिंपल सी बात है भैया। जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे तो सर्कुलर मोशन में एक एक्सीलरेशन आता है जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो एक चीज आ जाएगी इसके अंदर, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी देयर। तो अब सारे के सारे क्या लग रहे होंगे इसमें, अभिकेंद्रीय बल लग रहा होगा जिसकी वजह से ये घूम रहा होगा। तो ये किसकी वजह से घूम रहा होगा, अभिकेंद्रीय बल के कारण घूम रहा होगा। सिंपल सी बात है। तो अब ये सारे के सारे सर्कुलर मोशन वाले केसेस लग जाएंगे। आपका कंसेप्ट ये है, आपके पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि बताइए इसकी त्रिज्या क्या रही होगी, इसका रेडियस क्या रहा होगा, ये कितनी त्रिज्या से घूम रहा होगा, इसके रेडियस क्या बचा होगा, क्या इसका रेडियस होगा। रेडियस ही हमें पता लगाना है, मेरी बात समझते हैं ना, रेडियस पता लगाना है। सर्कुलर मोशन में घूमता है, जब भी हम 90 डिग्री पर फेंकते हैं तो इस तरीके से घूमता है। जब भी कोई चीज गोल घूमती है तो वास्तविकता में बाहर कौन सा फोर्स आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र की जो आपका चुंबकीय बल है वही तो है मैग्नेटिक फोर्स, इसी की वजह से तो गोल गोल घूम रहा है। तो वास्तविकता में मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। अंदर लगने वाला फोर्स बाहर लगने वाले फोर्स के बराबर कर दिया। सिंपल सी बात। हमें पता है अभिकेंद्रीय बल, बेटा अभिकेंद्रीय बल है, एफएम कितना होता है हमने निकाला था, एफएम अभी मैग्नेटिक फोर्स निकाला था बीक्यूबी, ये किसके बराबर होगा, एमवी स्क्वायर बटा आर के। यहां से एक वी कैंसिल आउट कर दिया, आर कितना निकल कर आया, आर निकल कर आया एमवी बाय क्यू इंटू बी। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एमवी बाय क्यू बी। एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, जो भी इसके अंदर घूम रहा है मास, द्रव्यमान। वी वेलोसिटी, वेग। क्यू चार्ज, आवेश। और बी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र
तीव्रता, ये चार बातें इसमें निकल कर आई हैं। इस तरीके से कोई भी चार्ज पार्टिकल जो जाएगा 90 पर वो हमेशा गोल घूमना स्टार्ट कर देगा, गोल चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा। इतने रेडियस से लगाएगा, रेडियस निकालना है तो r बराबर mv, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि m मास ज्यादा होना चाहिए, अगर आप r चाहते हो ज्यादा तो m ज्यादा होना चाहिए, वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए, q और b की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि किसी की त्रिज्या कितनी ज्यादा या कितनी कम रही होगी। रेडियस निकालने वाले क्वेश्चन में इतनी सी बात निकल कर आती है। एक दो बातें और हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट कि टाइम पीरियड कितना होगा, यानी एक गोला पूरा करने में इसको समय कितना लगता है, एक टाइम पीरियड, एक चक्कर पूरा लगाने में समय कितना लगता है, यानी इसका टाइम पीरियड क्या होगा। बहुत सारे फॉर्मूले निकाले जाते हैं, आप एक ही फॉर्मूला याद रख लेंगे उससे भी आप सारी बातें निकाल सकते हैं, तो बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निकाल के बता देता हूं आपको सारा का सारा। आवर्तकाल मतलब कितना समय लगेगा एक चक्कर लगाने में। टी बराबर होता है 2 पाई m बाय क्यू बी, पहला रिलेशन, इसी से सारे रिलेशन निकालने हैं। 2 पाई m बाय क्यू बी, भैया क्या टाइम पीरियड के अंदर वेलोसिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डायरेक्टली कंसेप्ट क्वेश्चन आता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, वेग पर निर्भर नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। टी में कहीं पर भी वेलोसिटी नहीं आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आप 10 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे तब भी उतनी समय लेगा, 20 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे तब भी उतनी समय लेगा, 100 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे तब भी उतनी समय लेगा। इसका मतलब टाइम पीरियड वेलोसिटी वेग पर निर्भर नहीं करता। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो तो टी इतना निकला। अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है बेटा, आवृत्ति, कुछ फॉर्मूले बना रहे हैं, आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति कितना होता है, इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे आपके कल, 1/t के बराबर। 1/t करें तो f बराबर क्या लिख सकते हैं, t उल्टा गया तो लिख सकते हैं qb/2πm, फ्रीक्वेंसी हो गई। बताओ कोई दिक्कत? मिटा दूं? ये सारे फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा, कल हम इस पे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे। R बराबर था mv बाय क्यूबी, T बराबर हो गया 2 पाई m बाय क्यूबी, F बराबर हो गया क्यूबी बाय 2 पाई m। चलिए इतने फॉर्मूले हम लिख चुके हैं। मिटा दूं और फॉर्मूले बनाते हैं। क्या आपको जानकारी है कि मास इंटू वेलोसिटी यानी mv को हम मोमेंटम यानी p भी लिखते हैं, हिंदी में इसको संवेग कहते हैं। क्या ये जानकारी है आपको 11वीं क्लास के लिए? तो अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं r बराबर p बाय क्यू बी। बहुत सारे लोग मोमेंटम दे दिया जाए, बहुत सारे लोग आज तक यही नहीं समझ पाएंगे कि भैया मोमेंटम कहां से निकाल दें इसमें, तो भैया बेटा p बराबर क्यू बी भी तो लिख सकते हो उसको, मोमेंटम। अब एक और बात आपके लिए, एक बात बताइएगा, आपने वही फॉर्मूला पढ़ा हो, काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बाय 2m, q स्क्वायर बाय 2m। अगर p स्क्वायर बाय 2m लिखा तो अगर मैं यहां से मोमेंटम लिखूं तो लिख सकता हूं 2 इंटू मास इंटू के, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। अगर इस फॉर्मूले को मैं यहां पुट कर दूं तो आर का फॉर्मूला एक और हो गया। मैं आपको बता दूंगा कब किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी दे रखी होगी तब आपको यह पुट करना पड़ेगा, 2m इंटू के, ये तो हुआ अंडर रूट में, अपॉन में क्या होगा, क्यूबी। दिख रहा है? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कल न्यूमेरिकल कराऊंगा इस पे, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इस पे। 2m बाय क्यूबी। अब एक फॉर्मूला और बनेगा, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, आप एक रिलेशन और पढ़ोगे अपनी फिजिक्स में, जो काइनेटिक एनर्जी मिली है वो किसकी वजह से मिली है, Q इंटू वी की वजह से मिली है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं क्या होता है, ये निकला है वर्क एनर्जी थ्योरम से, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति से।
कार्य ऊर्जा एवं शक्ति से है। V क्या है? पोटेंशियल। जितना विभव दोगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, मतलब जितने पोटेंशियल से भेजोगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। इसको बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब होता है विभव। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा कह दिया जाता है कि किसी को मैंने 200 वोल्ट से चार्ज कर दिया, 400 वोल्ट से चार्ज कर दिया, तब पोटेंशियल भी आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। और अगर मैं इस पूरे की जगह काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्यू भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका रिलेशन एक और बनकर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m इंटू क्यू इंटू वी अपॉन में हो जाएगा q इंटू बी। ये बात समझ रहे हो? ठीक है ना? ठीक है, अगर इस रिलेशन को ऐसे लिख दिया जाए, अगर इसको पूरे को अंडर रूट में डालना हो तो अंडर रूट में पूरा भी डाल सकते हैं, है ना, क्योंकि 2m/q भी हो गया, ऊपर तो अंडर रूट में है। तो इस रिलेशन को अगर मैं पूरा लिख दूं तो पूरा भी लिख सकते हैं, 2mv/q²b, नहीं b² हो जाएगा ना, फिर अंडर रूट में q हो जाएगा। ठीक है, इस रिलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अगर मैं चाहूं, r बराबर अंडर रूट ऑफ नीचे की तरफ पूरे को अंडर रूट में ले आता हूं, नीचे की तरफ हो जाएगा आपका q इंटू b², बी तो फ्री है, और ऊपर क्या हो जाएगा 2m इंटू कैपिटल V। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ना कि वो फॉर्मूला याद रखो। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा। इतने फॉर्मूले हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है। V क्या है? इसमें वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पर ये पोटेंशियल है। तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया होगा वैसा हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे और हम अपना आंसर निकाल देंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट होगा। नोट डाउन कर लीजिए, इतने फॉर्मूले हमारे सेकंड पॉइंट से रिलेटेड हैं। कल हम एक और केस पढ़ेंगे, इसका नाम होगा थीटा इक्वल्स टू अदर देन 90 और 180, कि अगर 90 और 180 के अलावा कुछ और फेंका तो उस पर कैसे असर होंगे। कंसेप्ट फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिजिक्स इसी तरीके से पढ़ी जाती है। क्वेश्चंस आप कितने भी बना सकते हो और कंसेप्ट लिमिटेड है, कंसेप्ट को पढ़ते चलिए, कंसेप्ट ही सब कुछ बनाएंगे, वही रैंक बनाएंगे। कंपटीशन निकालना है तो लग जाइए दिमाग में। इससे ज्यादा मेहनत हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। जब हम दूसरों से ज्यादा जगेंगे तभी तो हम दूसरों से ज्यादा नंबर ला पाएंगे, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए हम आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टर्न कल हम पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक्स। आज के लिए आप सारे के सारे टॉपिक्स को रिवाइज जरूर कीजिएगा, सभी टॉपिक्स को अच्छे पढ़ते रहिएगा और बाकी मिलते रहिएगा। स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना जैसी सिचुएशन में जितना घर के अंदर रहेंगे उतना ज़्यादा ही सेफ रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू वेरी मच। और आप जो कर रहे थे लग जाइए टिकटॉक में, ठीक है ना, लग मत जाना टिकटॉक में। चलो।